हेलो एवरीवन, जय राम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित हूँ जियोग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर हम बात करें इसमें तो ये जो बीपीएससी आयोग है उसके जितने भी अब तक एग्ज़ाम हुए हैं और उस एग्ज़ाम में जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हूँ। इसमें हम लोग डिस्कशन आज करने वाले हैं प्राकृतिक आपदाएं। तो ये सेशन आपके अगर हम बात करते हैं वनडे एग्जाम के हिसाब से आपके लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर हम बात करते हैं तो TRE 4 जो आने वाला है उसके लिहाज से भी ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्या होते हैं, रिपीट कर जाते हैं। ओके, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए यूनिट 6 हम लोगों को स्टार्ट करना है, आपदाएं। अगर हम बात करते हैं तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है कि खूबियाँ इतनी तो नहीं कि किसी का दिल जीत सके, खूबियाँ इतनी तो नहीं कि किसी का दिल जीत सके, लेकिन कुछ पल ऐसे जरूर छोड़ जाएंगे, लेकिन कुछ पल ऐसे जरूर छोड़ जाएंगे कि भूलना भी आसान नहीं होगा, भूलना भी आसान नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए, कमियां तो हर किसी में होता है, लेकिन आप कुछ ही पल को यादगार बना लें तो यही आपका जो है कि चाहत होती है। हर कोई चाहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से एक ऐसा काम कर जाऊं जिससे मुझे लोग क्या करें, याद करें। तो अपने जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए ना, यही होना चाहिए कि हमें लोग याद कैसे करेंगे। ओके, तो ये हमें हमेशा इसको ऊपर रखना चाहिए। आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, और हम लोगों का आज का जो सेशन है वो है प्राकृतिक आपदाएं। इसमें हम लोग देखेंगे यूनिट 6। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे देखिएगा, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक है तो क्या है, धुआंरे, जिसको हम लोग बोलते हैं वाती मुख, वाती मुख बोला जाता है धुआंरे, जिसको हम धुआंरे बोलते हैं वाती मुख। ये क्या है, तो ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक है। आगे देखिएगा, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है, तो वो है हमारा वन रोपण। जितना हम जंगल लगाएंगे, जितना पेड़ पौधे लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगी, हम बाढ़ को रोकने में सफल हो जाएंगे। ओके, और जो अगर आप पेड़ लगाते हैं, देखिए आपको कितने ज़्यादा इससे फायदे होते हैं। अभी इससे आपको पेड़ लगाएंगे, छांव मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, और उसके बाद वर्षा भी समय से होगी। मौसम में जो गर्मी हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है, वो भी आपका ख़त्म धीरे धीरे हो जाएगा। बारिश होगी तो मिट्टी का कटाव कम होगा इससे। और अगर हम बात करते हैं तो इससे फल आपको मिलेंगे, फल मिलेगा, उसमें फाइबर होगा, फाइबर अगर आप खाते हैं तो एक अच्छा खासे आपके शरीर के लिए भी हेल्दी होगा। तो पेड़ लगाना ये गलत बात नहीं है, लेकिन गलत क्या है, पेड़ को काटना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे बस पेड़ ही लगाते हैं, पेड़ को काटिए, लेकिन काटने से पहले ना एक वहाँ पेड़ एक छोटा सा लगा दीजिए, ताकि कुछ समय के बाद जो उसकी क्षति है वो किसी दूसरे के रूप में क्या हो सके, पूर्ण हो सके। ओके, इसलिए वन रोपण बहुत जरूरी है हमारे पर्यावरण की दृष्टि से। आगे देखिएगा, फूलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है तो क्या कहलाती है, बागवानी कहलाती है। अब हम अगर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर की, अगर माफ़ करिएगा, अध्ययन की अगर मैं बात करूं तो ये किस में आती है, खेती आती है, वो बागवानी कहलाती है। ठीक है, लेकिन आगे आप बताइएगा कि इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं। ओके, आगे देखिएगा, बादल फटना यहाँ पे खाली स्थान में होता है, क्या होता है, तो हिमाचल प्रदेश में अक्सर करके ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे क्या होता है, बादल फट जाता है। तो बादल फटना होता नहीं कुछ, एक ही जगह पे कुछ समय में बहुत तेजी से बारिश होना ही क्या कहलाता है, बादल फटना कहलाता है। आइए आगे चलते हैं, देखिएगा क्या है। आगे दिया है कि सही सुमेलन। ओके, सूची 1 है और ये सूची 2 है। यहाँ पे दिया है प्राकृतिक आपदाएं, यहाँ पे प्रदेश किससे संबंधित है। अगर हम बात करते हैं बाढ़, तो बाढ़ का क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, जो मैदानी क्षेत्र है ना, वहाँ पे ही क्या आती है आपको देखने को, बाढ़। बाढ़ यहाँ पे काफ़ी मिलेगी। उसके बाद है भूकंप। भूकंप की अगर मैं बात करूँ तो हिमालय का गिरपाद क्षेत्र, गिरपाद क्षेत्र जो होता है वो निचला, जैसे हिमालय जो है ना,
3 लेयर में बटा है। ओके, तो जो सबसे निचला है शिवालिक क्षेत्र, यहाँ पे क्या होते हैं, ज़्यादा भूकंप आपको देखने के चांसेस रहते हैं और यहीं पे क्या होता है, ज़्यादा भूस्खलन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दिया है सी सूखा। सूखा की अगर हम बात करते हैं तो मध्य पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूखा देखने को मिल जाएगा। आगे है चक्रवात। अगर हम चक्रवात की बात करते हैं तो झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा जो होता है इस एरिया में क्या होता है, ज़्यादा चक्रवात आपको देखने को मिल जाएगा और उसमें से भी ज़्यादा चीज़ें क्या होती है, उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र हो गया, ये जो क्षेत्र है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो आपको देखने को मिलेगा चक्रवात, जो कि बंगाल के खाड़ी में अक्सर करके उठते हैं। तो इस तरीके से यह यूनिट भी हम लोगों का क्या हुआ, समाप्त होता है। और अगला यूनिट है हम लोगों का 7 और इसमें हम लोग जिक्र करने वाले हैं, माफ़ करिएगा, इसमें हम लोग जिक्र करने वाले हैं चट्टान व शैल एवं मृदा। तो इसमें आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, इसके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सेशन जो है कि इंपॉर्टेंट होने वाला है, चट्टान एवं शैल मृदा। ओके, तो बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। आगे है कि गंगा का मैदान यहाँ पे खाली स्थान से भरा है, किससे, तो जलोढ़ मिट्टी से भरा है। क्या है, जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी क्या होती है कि जब नदियाँ बहती हैं ना, जब बाढ़ आता है तो वो जलोढ़ मिट्टी को ले जाके अगल बगल के इलाके में क्या होती है, छोड़ देती है। फिर जब बाढ़ खत्म होती है तो पानी तो चला जाता है, लेकिन जो मिट्टी चली गई होती है वो नीचे ही क्या करती है, बैठ जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसी को हम खादर भी मिट्टी कहते हैं, जो कि काफ़ी, अगर हम बात करें तो कृषि के लिहाजे से काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी ये होती है। कौन, जलोढ़ मिट्टी। आगे देखिएगा, मृदा का पलबार करना संबंधित है। पलबार करना संबंधित है तो क्या है, देखिएगा, खरपतवार को बढ़ने से रोकने से, मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की कमी को बनाए रखने में। तो ये इसमें 3-4 पॉइंट हैं, आपको वो देखना है कि पलवार क्या होता है। आप इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे खरपतवार ज़्यादा ना हो सके, रुक सके, मृदा की जो उर्वरकता है वो उसमें संचित रहे, उसकी स्वास्थ्य की बढ़ोतरी हो, उसके बाद मृदा में क्या हो, नमी बरकरार रहे, बनी रहे। तो ऐसे ही जो होती है उसको पलबार करना कहलाते हैं। आगे देखिएगा, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी का अगर हम बात करते हैं तो काली मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगा कर्नाटक में और गुजरात में। ये दोनों एरिया जो है काली मिट्टी के लिहाजा से काफ़ी फेमस होता है। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे जो काली मिट्टी है उसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें वहाँ पे उगाई जा सकती हैं। ओके, इस तरीके से रिलेट करते हुए अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोगों के एक ही क्वेश्चन में और कई क्वेश्चन रिलेट जो इससे कोरिलेट करने के बाद और सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने का मौका मिल जाएगा। आगे देखिएगा, प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बांडित का मैदान स्थित है। तो यह कहाँ है, बांडित का मैदान। तो अगर हम बात करते हैं तो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। तो क्या है, कोसी महानंदा तथा संकोश नदी के मध्य। कहाँ, कोसी और महानंदा। अगर हम कोसी और महानंदा की बात करते हैं तो ये जो बिहार का आप स्ट्रक्चर देखिएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं तो ऐसे करके बिहार का जो स्ट्रक्चर है, और ये जो नदी आती है गंगा, यहाँ से गंगा आके ऐसे जो है कि बिहार को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को नदी मिल जाएगी जो कि उत्तर भारत से आती है, और वो नदी आपको देखने को मिल जाएगी कोसी। और उसी के बगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक नदी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं महानंदा। ओके, और इसी के बीच में यहाँ पे एक नदी आती है संकोश। इसी दोनों के बीच में जो मैदान होता है उसे ही क्या बोलते हैं, तो बांडित का मैदान बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा मैपिंग सही नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल में ऐसे ही आप इसको देख के समझ जाइएगा, क्योंकि बिहार के लिहाजे से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, आगे आइएगा। आगे देखिएगा क्या है कि भारत के यहाँ पे खाली स्थान, राज्य में काली मिट्टी बृहद क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखिए तीनों के तीनों अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो ये भारत का नक्शा है मोटी मोटा, तो यह कौन सा एरिया है, गुजरात, यहाँ कौन सा है, महाराष्ट्र, और यहाँ कौन सा है, कर्नाटक। तो ये तीनों एरिया जो है ना, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको काली मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलेगा। काली मिट्टी आपको क्या है, ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलेगा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्या, वह प्रदेश जहाँ
क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश में यह देखने को मिलेगा। आगे है कि केरवा मृतिक को जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए होगी या पाई जाती है, तो क्या है? यह कहाँ पाई जाती है? तो कश्मीरी हिमालय में पाई जाती है। कश्मीरी हिमालय मतलब कश्मीर के हिमालय में, हिमालय जो है काफ़ी बड़ा है, उसमें जो कश्मीर का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा केसर। उसमें भी क्या है? तो केरवा मृतिका अगर हम बात करते हैं तो जाफरान केसर, जो जाफरान के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा, नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है, क्या है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। ओके, आगे देखिएगा, दुमटी लोम तथा मिट्टी में मिट्टी का यहाँ पे खाली स्थान मिलना क्या कहलाता है? तो हमारा ये कहलाएगा बालू, चिकना, पांसुकण। तो इसको 3 नाम से पुकारते हैं, बालू, चिकना, पांसुकण के नाम से पुकारते हैं। आगे देखिएगा, पौधों का सबसे अधिक पानी मिलता है, पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है किसमें? चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी जो होती है इसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा पौधों को पानी मिलता है। आगे देखिएगा, केशिका की अगर मैं बात करूँ सबसे अधिक प्रभावशाली होती है किसमें? तो वो भी किसमें होती है? चिकनी मिट्टी में, जो कि पानी को काफ़ी ज़्यादा अवशोषित करती है और उसको ले जाके फिर अलग अलग तना पत्तियों के पास ले जाके क्या पहुंचाती है। तो इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे है कि रेंगुन मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूँ तो ये काली मिट्टी के ही अंग इसको बोल सकते हैं, या उसी के साथ में इसको देखने को मिल जाता है, जिसको हम लोग रेंगुन मिट्टी कहते हैं। एक उसकी एक ब्रांच है। तो कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। आगे देखिएगा, अगर हम आगे बात करते हैं तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो अगर हम बात करते हैं पुरानी को बांगर बोलते हैं। अब आप देखिएगा क्यों बांगर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये नदी आई, ये नदी जा रही है, लेकिन जब बाढ़ आई तो पानी इधर इधर भी बढ़ गया, काफ़ी दूर तक ये पानी बढ़ गया। लेकिन जहाँ हर साल बाढ़ आती है ये वाली एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? खादर। लेकिन पानी तो यहाँ भी आता है ये वाली एरिया में भी, लेकिन हमेशा नहीं आता है, कभी काल का आता है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी एरिया होगी? बांगर। ओके, ये भी उपजाऊ होती है लेकिन खादर से कम उपजाऊ होती है। ओके, आगे देखिएगा, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई जो है कि भूमि सतह से नीचे है कितना? तो लगभग है 6000 मीटर, 6000 मीटर। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? कपास के लिए। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे क्या होता है? कपास की खेती की जाती है, जो कि काली मिट्टी होती है। आगे है, धूसर और भाभूरी जमीन अधिकतम पाई जाती है। कौन कौन सी धूसर और भूरी जमीन पाई जाती है? कहाँ? राजस्थान और गुजरात में, राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन याद रखिए। आइए चलते हैं आगे। अगर हम आगे चलते हैं तो सिंचाई एवं नदी परियोजना के बारे में अब हम लोगों को बात करना है। क्वेश्चन बड़े उम्दे दिए गए हैं, आप इसको देखते रहिएगा, क्योंकि TRE 4 में अगर हम बात करते हैं तो ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखिए, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है क्या? सिंचाई। क्या है? सिंचाई। भारत की सबसे लंबी नहर की अगर मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी नहर है। तो यह कहां से कहां तक है? ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है और उसके बाद हरियाणा होते हुए ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसी नहर के कारण ये कहाँ? राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसी नहर के कारण जो है कि मरुस्थल, जो थार मरुस्थल है, वहाँ पे मरुस्थल में सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या कहीं पाई जाती है तो वो थार का मरुस्थल है। और क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर आती है और यहाँ से इनको पानी का सप्लाई अच्छी मात्रा में मिल जाता है। ओके, आइए आगे चलते हैं। बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, कौन है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि सबसे पुरानी है। आगे देखिएगा क्या है कि दामोदर घाटी परियोजना स्थित है कहाँ? झारखंड और पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल के
बीच। आगे देखिएगा, पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है तो ड्रिप प्रणाली जो कि ये पारंपरिक नहीं है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर की अगर मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। हीराकुंड बांध बनाया गया तो यह कहाँ बनाया गया है? महानदी पर। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई योजना, बड़े ध्यान से देखिएगा, कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई योजना स्थित है कहाँ? तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। आगे देखिएगा, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत और यहाँ पे खाली स्थान राज्य में स्थित है तो यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हम लोगों का राजस्थान में। ओके, आई आगे चलते हैं और आगे है सुमेलित करना। इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि सही सुमेलित करें। यहाँ पे सूची 1 है, यहाँ पे सूची 2 है, यहाँ पे दिया है बहुउद्देशीय परियोजना और यहाँ पे दिया है प्रदेश। यह योजना कहाँ है, किस प्रदेश में है? ए नंबर कह रहा है कि कोयना परियोजना, तो यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तवा परियोजना की अगर मैं बात करूँ तो यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। आगे अगर हम बात करते हैं रिहंद परियोजना तो यह उत्तर प्रदेश में है। और काकरापारा अगर परियोजना की बात करते हैं तो यह कहाँ है? गुजरात में। तो ये सारे प्रदेश हो गए और यह योजनाएं कहाँ कहाँ अभी चल रही हैं फिलहाल में, उसके बारे में भी आपको इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं, देखिएगा राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है कहाँ? चंबल नदी पे। चंबल नदी पे बनाया गया है कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। आगे देखिएगा, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। ए नंबर दिया है कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? तो सतलज नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध की अगर मैं बात करूं तो नर्मदा नदी पर स्थित है। हीराकुंड की अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा महानदी। ओके, अगर हम बात करते हैं नार्ग अर्जुन सागर बांध की अगर मैं बात करूं तो यह कृष्णा नदी पर है। तो ये आपके जियोग्राफी के पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाएंगे और हमें जो चाहिए वो आप हमें दे दीजिए छुट्टी, उसके बाद दोनों लोगों का एक दूसरे से हट जाएगा। आगे देखिएगा, भाखड़ नांगल बांध बनवाया गया था सतलज नदी पे। कहाँ? सतलज नदी पे बनवाया गया था। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जो जलप्रपात। आगे मलानी से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई पर स्थित है तो 4000 मीटर। कितना? 4000 मीटर। ओके, आगे है टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। सलोलिम रिजर्व्स इंडिया स्थित है गोवा में। आगे देखिएगा क्या है, आगे अगर हम बात करते हैं तो पोंग जल विद्युत परियोजना है तो हिमाचल प्रदेश में। तालाब द्वारा सार्वजनिक तालाबों द्वारा सार्वजनिक संचित भूमि है तो कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। गरुड़ नदी पर निर्मित क्या है? तो वो त्रिवेणी बांध है। क्या है? त्रिवेणी बांध है। भारत के क्षेत्र में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर से। त्रिवेणी नहर से। आगे देखते हैं, त्रिवेणी नहर में पानी आता है कहाँ से? गंडक नदी से आता है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना खाली डैश की पर लिखा है कृपया नदी पर स्थित है। आगे देखिएगा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है? तो गंडक परियोजना है। आगे देखिएगा, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.3
7-8% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। मैथन रेलगाड़ी एवं तलैया बांध निम्नलिखित में से है तो कहाँ है? बराक नदी पे। सारण अगर हम बात करते हैं सिंचाई नहर मिलती है तो गंडक से। आगे है हीराकुंड बांध जो डैम है तैयार किया गया था महानदी पर। दामोदर नदी निगम स्थापित है 1944 में। आगे देखिएगा तो आगे है कि दामोदर घाटी निगम स्थापित है तो ये 1948 में। भाखड़ नांगल एक संयुक्त परियोजना है कहाँ? तो हरियाणा पंजाब राजस्थान की। तो यह क्या है? संयुक्त परियोजना है। इस लिहाजे से यह सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 9वां यूनिट जो है कि खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, यह आपको अगली वीडियो में कराया जाएगा। तब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।